अखाड़ा में आज सबसे पहले कोरोना की दूसरी लहर के बीच राहत देने वाली खबर आई है कि कई दिनों बाद आज देश में कोरोना के मामले जो हैं 3 लाख से कम दर्ज किए गए हैं। 24 घंटों में कोरोना के देश में 2,81,386 नए मरीज मिले हैं। हालांकि इस दौरान कोरोना की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 4,000 से ऊपर अब भी है। 4,106 लोगों की मृत्यु, जो कि बहुत ही चिंताजनक विषय है और इसको की एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन देश में रिकवरी रेट भी बहुत तेज़ हो चुका है, जो कि बहुत ही एनकरेजिंग एस्पेक्ट है कि लोगों की जो रिकवरी है उसमें 3,78,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो देश में कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं। सबसे बड़ी रिलीफ की बात यह है कि लोग जो हैं अब ज़्यादा रिकवर करते नजर आ रहे हैं और पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। लेकिन कोरोना आज अखाड़ा में हम एक और अलग विषय पर बात करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है जिस पर चर्चा करना भी आवश्यक है और जिसको समझना भी हमारे और आपके लिए, दर्शकों के लिए आवश्यक है। अखाड़ा में आज फिलहाल हमारी कोशिश रही है कि हम ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आए जो कि कोविड-19 से जुड़े अलग अलग सवालों के जवाब आपको दे सके। और इसी विषय में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है और इम्पोर्टेंट भी है जो आपको बताना और आपको समझना ज़रूरी है। इस वक्त की सबसे बड़ी चिंता जो है वो वैज्ञानिकों में और एक्सपर्ट्स में वो ये है कि कोविड-19 की वजह से कोविड-19 के बाद जब लोग ठीक हो जाते हैं तो कोविड-19 से ठीक होने वाले लोगों में कई बार ये देखा गया है कि उन्हें एक अलग बीमारी होती है जिसे म्यूकोरमाइकोसिस कहा जाता है, यानी ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस है। ये ब्लैक फंगस क्या है, ये ही आज जानने की कोशिश करेंगे। इससे जुड़े जितने भी सवाल हैं, तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। कोरोना के मरीजों की मुश्किल बढ़ा रहा है ये ब्लैक फंगस, की इलाज में भी दिक्कत कर रहा है और ये पोस्ट कोविड इसे देखा जा रहा है। हमारे साथ आज हैं एम्स के एंडोक्राइनोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर निखिल टंडन और एम्स के ही ईएनटी डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर आलोक ठक्कर। और इन दोनों एक्सपर्ट से हम ब्लैक फंगस से जुड़ा हर सवाल करेंगे और जिनका जवाब शायद आप भी जानना चाहेंगे। चलिए हमारे गेस्ट के पास सीधा चलते हैं। डॉक्टर निखिल और डॉक्टर आलोक ठक्कर, आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मेरा पहला सवाल आप दोनों से है और एक एक करके मैं पहले डॉक्टर निखिल आपसे आग्रह करूंगा और फिर आलोक जी आपसे कि कोरोना के मरीजों में ये ब्लैक फंगस, ये लक्षण क्या है, ये म्यूकोरमाइकोसिस है क्या और ये कब दिखता है कोरोना के मरीजों में? डॉक्टर निखिल। नमस्कार। ऐसा है कि ये ब्लैक फंगस जिसे आजकल बताया जा रहा है, एक्चुअली म्यूकोरमाइकोसिस जो नाम है, ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में होता है और आम तौर पे इसके स्पोर्स कई जगह मिलते हैं, जैसे कि मैदानों में, खेत में, गार्डन्स में, हवा में भी हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर समय में जिस इंसान की इम्यूनिटी ठीक होती है वो स्वयं इसके इन्फेक्शन से निपटा देता है। तो इससे जिन नॉर्मल इम्यूनिटी वाले लोगों को कोई दिक्कत आती नहीं है। कुछ परिस्थितियों में, कोविड से पहले भी कुछ परिस्थिति ऐसी थी जिसमें अगर इम्यूनिटी कम हुई या शरीर के मेटाबॉलिज्म में कोई फर्क पड़ता है तो उनमें ये ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ती थी। जैसे कोई इम्यूनोसप्रेस्ड हो, कैंसर की वजह से, कुछ दवाइयों की वजह से, HIV की वजह से, और हम लोग जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से भी इस बीमारी को देखते थे। इसमें होता क्या है, अधिकतर क्योंकि ये सांस लेने से अंदर जाता है, तो प्रमुख तौर पे इसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो नाक के इर्द गिर्द जो हमारे साइनसेस होते हैं वहाँ पे शुरुआत होके फिर चेहरे पे, मुंह में और आँख से होते हुए ये मस्तिष्क में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन क्योंकि इनहेल होने की वजह से होते हैं, सांस लेने की वजह से होते हैं, तो पहले लक्षण कई बारी जो होते हैं वो नाक और नाक के इर्द गिर्द शुरू होते हैं, जिसमें कि नाक में क्रस्टिंग शुरू हो सकती है, नाक में से कभी कभी खून निकल सकता है, कालापन नजर आ सकता है। अगर मुंह के अंदर चला गया
तो जो हमारा तलुआ है, तलुए में दाग आ सकता है, तलुए में मतलब घाव बनने की संभावना हो सकती है, और वहां से फिर फैल के साइनसेस में, इसकी वजह से हमारा चेहरे में स्वेलिंग आ सकती है, आंखों में स्वेलिंग आ सकती है, आंखों में लालपन आ सकता है, और आंखों में जो हमारे आंख हिलाने के जो मसल्स होते हैं उसमें असर आने की वजह से आंखों में टेढ़ापन भी आ सकता है, और फाइनल स्टेज में जाके अगर ये स्कल की या सर की हड्डी को पार करते हुए मस्तिष्क में जा सकता है, और वहां पे फिर हमारे दिमाग में भी इसमें मुश्किल पड़ सकती है। तो प्राइमरली अगर इम्यूनिटी कम हो किसी इंसान में, तो जो नॉर्मल पर्यावरण में इसके स्पोर्स हैं उसकी जी। वजह से इंसान को इन्फेक्शन हो सकता है। तो यानी ये ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में है आलोक जी, और हमारे वातावरण में है, लेकिन ये घर कर जाता है जब हमारी इम्यूनिटी ड्रॉप होती है। नॉर्मली ये जो इन्फेक्शन है ये हमें परेशान नहीं करता है, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसी को परेशान करता है। आजकल प्रॉब्लम ये हो गई है कोविड के साथ कि शायद थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो कोविड से भी आपकी हमारी कम होती है अगर इन्फेक्शन होता है, पर वो थोड़ी ही होती है। पर साथ में अगर डायबिटीज़ हो तो ये इम्यूनिटी में और इशू आ जाता है, और कई बार कोविड की वजह से डायबिटीज़ बिगड़ भी जाती है। तो अगर आपके कोविड भी है, डायबिटीज़ भी है, उसके ऊपर से क्या हो रहा है कि आजकल जो है बहुत ट्रीटमेंट्स जो कोविड के लिए दिए जा रहे हैं वो उनसे भी थोड़ी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो जो स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसके लिए, इन सब चीज़ों को मिल मिला के जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फिर से इस इन्फेक्शन को उभरने का मौका मिल रहा है आजकल। और ये कोविड पेशेंट्स में स्पेशली जिनको साथ में डायबिटीज़ है, जिनकी ब्लड शुगर बिगड़ रही है, या उनको जिन्होंने के स्टेरॉइड्स का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी रहा है, उनमें ये प्रॉब्लम दिख रही है। ये डायबिटीज़ वाले एंगल पे मैं ज़रा थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल है, और डॉक्टर निखिल मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हर मरीज़ कोविड-19 का हर मरीज़ ब्लैक फंगस की चपेट में आ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब इसमें असल में ये बीमारी इतनी प्रचलित नहीं है जैसे हमें हमें लग रहा है, लेकिन इसमें दिक्कत जो आती है कि इससे नुकसान बहुत पहुंच सकता है, और इससे मृत्यु होने की संभावना होती है। तो एक कोई जो इस बीमारी से ग्रस्त हो गया, उसमें उसके दुष्प्रभाव की संभावना बहुत होती है, और जैसे मैंने कहा एक प्रोपोर्शन है मरीजों का जिसमें ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन ये जो टोटल प्रोपोर्शन है कोविड के मरीजों में जिसमें अनुमान लगता है कि ये ब्लैक फंगस हो सकता है, वो 1% से भी कम रहेगा। इसकी क्योंकि गंभीर बीमारी है, इसलिए इस विषय पे काफी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और इसी वजह से हम प्रयास भी ये कर रहे हैं कि वो 1% ना होते हुए, मतलब वो नहीं के बराबर हो जाए तो और भी अच्छा है। क्योंकि एक बीमारी से आप बच के फिर दूसरी बीमारी से ग्रस्त हो, उसकी वजह से कोई और आपको संकट पहुंचे और जान पे भी संकट पहुंचे, वो हमें हर हालत में हमें उसको प्रिवेंट करने की आवश्यकता है। अच्छा आलोक जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या होम आइसोलेशन वाले मरीज को भी ब्लैक फंगस का खतरा है? तो अभी तक डेटा सामने आया है, अगर आप होम आइसोलेशन पे भी हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो आप हाई हाई रिस्क ग्रुप में आएंगे। तो थोड़ा खतरा है। वैसे जैसे अभी डॉक्टर टंडन ने कहा है, बहुत प्रचलित बीमारी नहीं है, क्योंकि गंभीर है इसलिए इतनी बात हो रही है। पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हाई रिस्क होता है। रिस्क तो लो ही होता है इसका होने का कोविड के बाद। हाई रिस्क ग्रुप हो तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, पर हाँ, होम आइसोलेशन में हो सकता है। अच्छा, मेरा अगला सवाल ये है डॉक्टर निखिल, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, डॉक्टर आलोक ठक्कर ने बात की थी डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो खासकर इसकी चपेट में आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा क्यों है, और डायबिटीज़ के मरीज़ क्यों ब्लैक फंगस के निशाने पे हैं? देखिए, डायबिटीज की अगर जब खून में शुगर की मात्रा बढ़ती है, तो जो हमारे रक्त में जो सेल्स होते हैं जिनका काम होता है हमें हमें इन्फेक्शन से बचाव करने का, उनके संचलन में, उनके काम करने की विधि में, उसमें दुष्प्रभाव आते हैं। तो वही वाइट सेल्स जो नॉर्मली हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इन्फेक्शंस के खिलाफ, वो ठीक प्रकार काम नहीं कर पाते हैं। उसी प्रकार कई बारी डायबिटीज में
कुछ शरीर में केमिकल्स होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और उन केमिकल्स की मात्रा बढ़ने से भी ये टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। हमने अधिकतर केस जो एक होता है जैसे टाइप 1 डायबिटीज में होता है, उनमें एक सिचुएशन आती है जिसे हम कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। उसमें शरीर में इंसुलिन नहीं होता है, शुगर की मात्रा आसमान छूने लग जाती है, कीटोन्स होते हैं, शरीर में जो तेजाब होता है उसकी मात्रा बढ़ने लग जाती है। तो उस सिवियर सॉर्ट ऑफ डिजीज कंडीशन में म्यूकरमाइकोसिस हमने कई बारी ज्यादा संख्या में देखी है। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा है, अनकंट्रोल्ड शुगर्स, शरीर में जो एसिड बेस बैलेंस है उसमें खराबी आना, शरीर में आयरन की अवेलेबिलिटी जो फेरिटिन लेवल से देखा जाता है उसमें अंतर आना, इन सब कारण की वजह से डायबिटीज के मरीजों में इसकी हमें ज्यादा देखी जाती है। पर इससे क्या, किस तरह की, अगर मैं आपसे पूछूं कि किन बीमारियों के जो मरीज हैं उनको ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है? आपने डायबिटीज की तो बात की, बट आलोक जी मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ और कौन कौन सी बीमारी या कोमोर्बिडिटीज वाले केसेस हो सकते हैं जिसमें ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा है? तो जब कोविड से पहले का जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है, तब इससे कहीं कम प्रचलित था, पर जनरली ये सिचुएशन आपको मिलती थी या तो टोटली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, या फिर पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी इसलिए कम हो कि उनके किसी कैंसर के एग्रेसिव ट्रीटमेंट्स हुए हों, या उनकी किडनी इश्यूज हों, ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो, या कोई इस तरह की बात हो। तो इम्यूनिटी कम होना तो आप समझिए ज़रूरी है जिससे कि ये बीमारी आपको लगने के लिए। और ये कॉमन इश्यूज थे: कैंसर ट्रीटमेंट्स, ट्रांसप्लांट्स, किडनी डिजीज और ऑफ कोर्स डायबिटीज। इसमें कई सारे डाउट्स जो हैं वो सामने निकल के आए हैं ब्लैक फंगस की। ये अगर वातावरण से हमारे शरीर के अंदर फेफड़ों में घुस जाता है या अटैक करता है, तो मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर निखिल पहले आप और फिर आलोक जी से भी, कि क्या स्टेरॉइड लेने से ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ जाता है? क्योंकि इस पर भी आपने शुरू में बात की थी, आलोक जी ने भी कहा था कि ये स्टेरॉइड इंजेक्शन देने की वजह से भी ये हो सकता है, पर स्टेरॉइड तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए होता है, तो फिर ये काउंटर कैसे प्रोडक्टिव होता है डॉक्टर निखिल? देखिए, नहीं, स्टीरॉइड्स एक्चुअली में थोड़ा सा कोविड की बीमारी में और स्टीरॉइड का जो है संदर्भ वो आपको देना चाहूंगा। देखिए, कोविड की बीमारी में जो पहले कुछ दिन होते हैं उसमें हमारा जो प्रयास होता है वो वायरस के खिलाफ हमारा मेन फोकस होता है। तो इसलिए कई सारी जो दवाइयां दी गई हैं वो प्राइमरीली इसलिए दी जाती हैं क्योंकि वो एंटीवायरस रुख अपनाती हैं, ठीक है। तो वो पहला सप्ताह जो होता है कोविड की बीमारी में, वो हम वायरस के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। दूसरे सप्ताह या उसके बाद जो हमारे को खतरा जो होता है वो है कि अगर शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो अनकंट्रोल्ड डिसरेगुलेटेड हो जाता है, वो हमारे संतुलन से बाहर हो जाता है, और इसलिए इन्फ्लेमेशन की एक लहर दौड़ती है शरीर के अंदर। और प्रयास सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स होता है कि हम इन्फ्लेमेशन को हम कम करें। तो ये स्टीरॉइड्स का जो रोल होता है, अगर आप नेशनल गाइडलाइंस को भी देखेंगे, स्टीरॉइड्स का रोल पहले सप्ताह में नहीं दिया गया है, स्टीरॉइड्स का रोल दूसरे सप्ताह में दिया गया है। और वो इसलिए दिया गया है ताकि इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है, अब हमने वायरस से अपना जो है रुझान हटा के अब हमने इम्यून सिस्टम की तरफ हमने अपना फोकस करा है, और उस इम्यून सिस्टम जो एक बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है उसको हमें सप्रेस करने के लिए स्टीरॉइड्स दे रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि स्टीरॉइड्स किस संदर्भ में दिए जा रहे हैं। नंबर 2, जो गाइडलाइंस हैं वो बड़े स्पष्ट रूप से बताती हैं कि किस मात्रा में स्टीरॉइड्स देने हैं और कितने अरसे के लिए देना है। तो तीनों इशू, कब बीमारी के किस दौर में देना है, कितनी मात्रा में देना है, और कितने अरसे के लिए देना है। नाउ स्टीरॉइड्स इम्यूनिटी को कम करेंगे, वो हमें मालूम है। तो एक वो डायरेक्ट इम्पैक्ट हो जाता है कि स्टीरॉइड्स इम्यूनिटी को कम करते हैं तो भी म्यूकर होने की संभावना हल्की सी बढ़ सकती है।
ऑब्वियसली आवश्यक है उस समय स्टीरॉयड देना, लेकिन हमें साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि ना उसकी मात्रा ज्यादा दें, ना अननेसेसरली प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए दें। लेकिन स्टीरॉयड्स एक दूसरी चीज करती हैं, जिसको शुगर नहीं भी होती है उसमें भी चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में अंतर ला के शुगर की मात्रा बढ़ा सकती है, और अगर किसी को पहले से डायबिटीज है तो वो अनकंट्रोल होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इन दो परिस्थितियों के कारण से स्टीरॉयड्स डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जहां आवश्यक है देना स्टीरॉयड्स बिल्कुल देना चाहिए, जहां दिया जाए वहां स्टीरॉयड्स देते हुए मरीज की शुगर की मात्रा को नियमित रूप से नापना चाहिए, ताकि कहीं भी अंदेशा हुआ कि शुगर बढ़ रहा है तो तुरंत ही उसे दवाइयों से या इंसुलिन से उसको नीचे लाके उसको कंट्रोल में लाना चाहिए। तो एक संतुलन हर चीज में आवश्यक है, हमें मुस्तैदी से इस पे ध्यान रखना चाहिए और इसको एनालाइज करना चाहिए। आलोक जी, मैं थोड़ा सा और विस्तार से आपसे जानना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस जो है वो शरीर के किन हिस्सों को नुकसान पहुँचाता है और इसके मार्कर्स क्या हैं, कि कैसे मैं या आप एज अ हेल्थ एक्सपर्ट ये जान लेते हैं कि किसी एक पेशेंट को शायद ब्लैक फंगस हो रहा है। तो क्या मार्कर्स हैं? एक तो अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं क्योंकि आपने स्टेरॉइड लेने पड़े हैं, या आपको डायबिटीज़ है, या ब्लड शुगर ठीक नहीं है, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ मार्कर। दूसरा, सेफ रहने के लिए जब आपके थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं कोविड के, अगर आप रीजनेबल रिस्क पे हैं, 45-50 के एज में हैं, या इवन अदरवाइज कोई इशू है, तो कोविड के लिए कोई ब्लड टेस्ट कराएं तो ब्लड शुगर का भी टेस्ट हो जाना चाहिए। अदर देन दैट, अगर आपको हो गया है म्यूकर, तो फिर जो है शुरू में जो है साइंस बड़े सटल होते हैं, पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन जो अर्ली साइंस होते हैं वो है कि अगर दांतों में कोई पेन है, या दर्द है, या दांत लूज हो रहा है, या मुंह के अंदर कोई घाव हो रहा है या डिस्कलरेशन हो रहा है, या फेस के ऊपर कोई घाव हो रहा है या डिस्कलरेशन हो रहा है, या फेस सुन हो रहा है, एक एक तरफ से खास करके सुन हो रहा है, या फिर जो है नाक से जो है कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये आपके साइंस हैं कि भी नोज में शायद कुछ ठीक नहीं है। और ऑफ कोर्स वो नॉर्मल कोल्ड या नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और कुछ इस तरह का इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर हाई रिस्क पे हैं तो ये अर्ली साइंस है। नेक्स्ट स्टेज आती है जबकि जो है बीमारी यहाँ से फैल के आइस की तरफ जाने लगती है। तो जब आइस पे जाएगी तो या तो जो है आई में लाली आ जाएगी, आई में पफिनेस आ जाएगी, आई के आसपास थोड़ा सा डिस्कलरेशन हो जाएगा, और या फिर जो है आपका विजन कम हो जाएगा, या आपको डबल डबल दिखना शुरू हो जाएगा। यही इनके आप साइंस कह सकते हैं। इसके बाद भी बिगड़ सकता है कि ब्रेन में चला जाए या कुछ हो जाए, पर वो तो लेट होता है। अगर बीमारी को डिटेक्ट करना है तो इन इन स्टेजेस में डिटेक्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि ठीक से ट्रीटमेंट हो सके। पर यानी आलोक जी, और उसके बाद फिर मैं निखिल जी से भी कहूँगा, इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं हम। यानी आप कह रहे हैं कि कोविड-19 जहाँ फेफड़ों की तरफ जाता है, ब्लैक फंगस जो है या म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो नाक से आँख और आँख से फिर ब्रेन की तरफ फैलता है। ये आँखें क्यों खराब हो जाती हैं आलोक जी? मतलब अब नोज का जो इन्फेक्शन है वो जब कॉम्प्लिकेट होता है तो वो आँख की तरफ या ब्रेन की तरफ ही जाता है। और म्यूकर का थोड़ा सा अलग तरीका होता है स्प्रेड का, कि ये जो है आर्टरीज के साथ स्प्रेड करता है या वेन्स के साथ स्प्रेड करता है, ऐसे सांस के साथ नहीं स्प्रेड करता है। तो जो नोज पे एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वहाँ के आर्टरीज एक बार इन्वॉल्व हुई तो उनके साथ साथ जो है ये स्प्रेड कर जाता है टू दीज रीजन्स। इसका कोविड इन्फेक्शन से ऐसे कोई रिलेशन नहीं है। कोविड इन्फेक्शन की वजह से जो इम्यूनिटी कम हो रही है और उसके ट्रीटमेंट से जो इम्यूनिटी कम हो रही है, उससे ये एक नया इन्फेक्शन है। तो कोई सावधानी जो कोई व्यक्ति कर सकता है? क्योंकि निखिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आँखों में अगर इरिटेशन हो रही है तो मैं क्या ये समझ लूँ मुझे ब्लैक फंगस है? वातावरण से ये अंदर मेरे शरीर के अंदर आ रहा है, तो फिर मैं कैसे अपने आप को बचा सकता हूँ? ये भी एक सवाल जुड़ता है। और फिर ये अगर मेरी आँखों को अटैक कर रहा है तो मैं क्या करूँ? देखिए, प्राइमरीली, और मैं थोड़ा इस पे बोलूंगा फिर आलोक जी से कहूंगा थोड़ा इस पे विस्तार से और बताएं। प्राइमरीली जो शरीर में जो घुसने का तरीका है वो नॉर्मली इनहेलेशन से हो रहा है। घुसने में नाक के जरिए से आ रहा है, आंखों में डायरेक्टली नॉर्मली नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं जा सकता है, लेकिन आंखों में पहुंचने का जो रास्ता है
जैसे हमें समझा, आपको असल में थोड़ी सी शरीर की एनाटॉमी के बारे में बताएं तो नाक के इर्द गिर्द हमारे जैसे कहते हैं पैरानेजल साइनसेस, साइनस वो होते हैं जैसे ये बेसिकली खाली स्पेसेस होते हैं जो जो हमारे फेस की हड्डियों में होते हैं, लेकिन जो साइनसेस होते हैं वो आंख के बिल्कुल नीचे होते हैं। तो ये नाक से साइनसेस से होते होते जी। आंख तक पहुंचने का नॉर्मली रूट वही अपनाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि नाक और साइनस वाले सिम्टम भी आ रहे होते हैं और उसके साथ फैल फैल के आंख पे आता है। यूजुअली डायरेक्टली आंख में जिस प्रकार इरिटेशन आप कह रहे हैं वो नहीं होना चाहिए बहरहाल, लेकिन इसमें पूरा एहतियात बरतने की आवश्यकता है। तो आजकल क्योंकि हमें लग रहा है ये संक्रमण हो रहा है साथ में, तो इसमें कोई हर्जा नहीं कि अगर अगर आंख में लाली आ रही हो या आंखों में कोई सूजन जैसी महसूस हो रही हो तो डेफिनेटली इस विषय में एक कंसल्ट कर लेना चाहिए डॉक्टर से, ताकि शुरुआत में ही बीमारी पकड़ी जाए। और वही डॉक्टर का ये भी काम होगा कि आपके नाक और साइनसेस को भी अच्छी तरह देख ले, मुंह खोल के भी देख ले, ताकि अगर तलुए पे कोई घाव हो रहा हो, कोई डिस्कलरेशन हो रहा हो, तो वहां से स्क्रेपिंग लेकर फंगस का लेबोरेटरी में टेस्ट कराया जा सके, वही बेस्ट तरीका है। और करके इलाज तुरंत से तुरंत शुरू कर दिया जाए। इसमें हमारा जो बेसिकली हम मैसेज ये जरूर देना चाहेंगे कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, और उस हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन मरीज को भी पता होना चाहिए, जो आप अपने दर्शकों को, अपने श्रोताओं को बता पाएंगे। उनको डॉक्टरों से संपर्क करना चाहिए और डॉक्टरों को भी उतना ही हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रख के उनका शीघ्रतम जांच करवा के, क्योंकि हमें वो फंगस देखने की आवश्यकता होती है। अगर फंगस दिखता है तो तुरंत ही इलाज हमें शुरू कर लेना चाहिए। ये समझना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमने जल्द से जल्द इलाज नहीं शुरू किया, और जैसे आपने सवाल पूछा था, अगर वो आंख के अंदर चला गया तो आंख की रोशनी जाने की संभावना बहुत हो जाती है, और वो हमें हर हालत में हमें ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जी, तो ये इसको अर्ली ट्रैकिंग और फिर इमीडिएट ट्रीटमेंट करें तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दो सवाल मिले जुड़े हैं आलोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक, ये ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से क्या ब्लैक फंगस हो सकता है, और दूसरा, अगर वेंटिलेटर में गंदा पानी हो तो क्या उससे मुझे ब्लैक फंगस हो सकता है? देखिए, जो मोस्ट केसेस हमारे पास आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन नहीं लगी है। सो इट्स ऑब्वियस कि ऑक्सीजन की वजह से ऐसी कोई बात नहीं होती, और इससे पहले भी जब ये बीमारी होती थी तो ऑक्सीजन से तो नहीं होती थी। अब ये ज़रूर है कि भाई कोई एक बेसिक लेवल ऑफ हाइजीन और क्लीनलीनेस तो हर एक चीज़ में होना ही चाहिए, बी इट आप ऑक्सीजन दे रहे हैं या बी इट आप इनहेलेशन के लिए उसमें साथ में जो ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं उसमें बेसिक क्लीनलीनेस और हाइजीन तो होनी ही चाहिए। पर एज आई सेड टू यू, इट डजंट सीम कि कोई ऑक्सीजन से इसका रिलेशन है। मोस्ट ऑफ आवर केसेस जो है उनको ऑक्सीजन लगी ही नहीं है कभी भी। तो यानी आप सीधा इसको लिंक जो है इम्यूनिटी से कर रहे हैं। पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अगर बात आई है तो क्या आपने ये केसेस देखे? मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ सवालों की इस लिस्ट से, क्योंकि एक केस, एक कंसर्न रेज किया था बहुत सारे ईएनटी स्पेशलिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने कि ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो प्रयोग है इसकी वजह से बहुत लोगों को चोटें हो रही है, नेसल इंजुरीज और अंदर काफ़ी सीरियस इंजुरीज का भी केसेस आ रहे हैं। क्या आपने भी ये केसेस देखे हैं आलोक जी, खासकर घर पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का प्रयोग कर रहे हैं उनकी वजह से? नहीं, हमने ऐसे कोई सिचुएशंस नहीं देखी हैं, दो आई एम अवेयर कि ऐसा पैनिक है और इस तरह की सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं। एज आई सेड टू यू कि हर एक चीज़ में बेसिक क्लीनलीनेस तो होनी चाहिए, वो तो होगी ही। आप कोई अगर पर जो नॉर्मल ऑक्सीजन हमें मिलती है और जो एटलीस्ट हमारे यहाँ यूज़ होती है और जो नॉर्मल ह्यूमिडिफिकेशन की जो प्रैक्टिसेस हैं उससे ऐसा नहीं होता है। जी, थैंक यू। मैं निखिल जी से अब ये जानना चाहूँगा। निखिल जी, वेंटिलेटर्स में गंदे पानी की बात हुई, स्टीम इनहेलेशन, क्या ज़रूरत से ज़्यादा अगर स्टीम इनहेलेशन करते हैं तो क्या उसकी वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है? ऐसा है कि आप स्टीम इनहेलेशन तो कई बार एडवाइस किया जाता है, माइल्ड कोविड में एडवाइस किया जाता है। स्टीम का मतलब ही ये है कि पानी उबल चुका है, और इसका मतलब है पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा चुका है। उस तापमान पे मतलब बहुत ही रेयर कीटाणु होगा जो सरवाइव
कर सकता है। तो अगर आपको बताया गया है कि भाप लेना आपकी बीमारी के लिए अच्छा है, तो जैसे डॉक्टर आलोक कह रहे हैं, मैं दोहराना चाहूंगा, देखिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हाइजीन एंड क्लीनलीनेस वो हमें किसी हालत में त्यागने नहीं चाहिए, चाहे उनसे म्यूकर का कोई संबंध हो ना हो। अगर गंदगी होगी, क्लीनलीनेस नहीं होगी, हाइजीन नहीं होगी, तो एक नहीं तो दूसरा कोई ना कोई संक्रमण तो हो ही जाएगा। तो ये जो सलाह लोगों को दी जा रही है कि वेंटिलेटर के ह्यूमिडिफिकेशन में ऐसे करें, ऑक्सीजन में ऐसे करें, वो एक फायदे के लिए नहीं कहा जा रहा है, वो एक ओवरऑल जनरल प्रिकॉशन है और उसे हमें किसी हालत में त्यागना नहीं चाहिए, उस पर हमें फोकस रखना चाहिए। आप अपने हाथ वैसे भी धो के ही खाना खाते हैं, तो जिस तरह हम अपने हाथ धो साबुन पानी से धो के खाना खाते हैं, उसी प्रकार दीज आर मेडिकल थेरेपीज। देखिए ऑक्सीजन कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, ऑक्सीजन एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, वेंटिलेटर एक मेडिकल ट्रीटमेंट है। उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं और वो हर हालत में फॉलो करने चाहिए, चाहे उनका म्यूकर से संबंध हो या ना हो। अगर मैंने कह भी दी क्या म्यूकर से संबंध नहीं, इसका ये अर्थ तो नहीं है कि हम गंदे पानी का इस्तेमाल करेंगे या वो प्रिकॉशन नहीं करेंगे या हाइजीन नहीं करेंगे, वो तो करना जी अति आवश्यक है। मतलब इसको जितना भी हम एम्फसाइज करें उतना कम है। जी और मैं आपके सवाल पे दोबारा आके फिर से कहना चाहूंगा, स्टीम साफ पानी में और उबाल के किया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में, ये बहुत 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 ही रेयर होगा अगर उस पानी से किसी को हो, क्योंकि आप जानते हैं हम लोगों से कहते हैं कि इसको जी उबाल दीजिए, इससे सब कीटाणु नाश हो जाते हैं। जी। तो आप कह रहे हैं हाँ, ये जो प्रिंसिपल है कि अगर आप उसको एक लेवल के ऊपर उबाल देते हैं तो कीटाणु नाश हो जाते हैं, तो फिर उससे होना बहुत कम रेयर है। लेकिन इससे कैसे बचा जा सकता है आलोक जी? अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ब्लैक फंगस से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि आप कह रहे हैं इम्यूनिटी लेवल जब ड्रॉप होते हैं तब ये अटैक करता है हमें, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, स्पेशली अगर हम एक पोस्ट कोविड फेज हों जहाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा इम्यूनिटी डाउन हो जाती है? तो ब्लैक फंगस से बचने के लिए बेसिक इशू इसी पे रहेगा कि आपकी इम्यूनिटी ठीक रहे। उसमें जो आपके ऐसे इंटरवेंशन हैं जिसमें आप चेंज ला सकते हैं, वो पहला ये है कि ब्लड शुगर का ध्यान लिया जाए कि कोई ब्लड शुगर हाई तो नहीं है, ब्लड टेस्ट भी चाहे करा लें। और अगर ब्लड शुगर के पहले ही आप डायबिटीज है तो ज़्यादा केयरफुल रहें कि ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। और दूसरी चीज़ ये है कि बेफजूल स्टेरॉयड ना लिए जाए। तो जैसे डॉक्टर टंडन ने अभी बताया कि भाई कि क्लैरिटी है कि कितना स्टेरॉयड देना है और कब देना है, किस इंडिकेशन में देना है। पर हो क्या रहा है कि स्टेरॉयड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, बहुत बार बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ हो रहे हैं, और बहुत बार जो है लोग आपस में ही एक दूसरे से अपने प्रिस्क्रिप्शन एक्सचेंज कर लेते हैं कि जी उनको ये दवाई दी थी तो हमें भी यही दवाई लेनी है। और ऐसा अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो अगर जो है बेफजूल की स्टेरॉयड नहीं लिए जाएं और अगर ब्लड शुगर में कंट्रोल रखा जाए, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि जो है आप इससे ऐसी गलत बीमारी से बच सकें। और तीसरी बात यह आ गई कि भी अगर कहीं ना जी कहीं कोई ऐसी बात हो तो टाइम से डिटेक्ट हो जाए, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि जब आपको ऐसी बीमारी हुई है, कोविड हुआ है, और स्पेशली अगर आप हाई रिस्क हैं, तो फॉर अबाउट 3 वीक्स और सो आफ्टर द कोविड और ड्यूरिंग द जी कोविड थोड़ा सा ख्याल रखा जाए कि भाई अगर कोई पैच आ रहा है या डिस्कलरेशन आ रहा है या नोज से सिर्फ डिस्चार्ज नहीं पर जी गंदा डिस्चार्ज, विरलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, और या फिर जो है थोड़ा सुनपन फील हो रहा है एक तरफ, तो वो थोड़े अर्ली साइंस है, तब ये जो है डॉक्टर के जी नॉलेज में ले आए थे। पर बेसिक इशू जो है कि स्टेरॉइड अब्यूज ना हो, जो कि जी बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा इशू ये है कि अगर शुगर खराब है तो जी टाइम से पकाने आ जाए। जी। डॉक्टर आलोक एंड डॉक्टर निखिल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ थोड़ा वक्त निकालकर हमारे सवालों के और दर्शकों के जो कॉमन सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए, खासकर ब्लैक फंगस पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। बड़ी खबर आ रही है बंगाल से, सीधा वहीं रुक करते हैं। अखाड़ा में पथराव हो रहा है सीबीआई ऑफिस पर। आज सुबह की गिरफ्तारी के बाद इस तरह का एक्शन अब ग्राउंड पर देखा जा रहा है। जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, सीबीआई दफ्तर के सामने बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया है, पथराव हो रहा है सीबीआई के दफ्तरों पर। ये पहली बार नहीं है कि सीबीआई के ऑफिसर्स पर, और जब भी उन्होंने नारदा शारदा स्कैम में अरेस्ट या पूछताछ करने की कोशिश की है तो उनका घेराव किया गया। ग्राउंड रिपोर्ट सुनते हैं।
बहुत ज़्यादा पथराव की बात हो रही है, वहाँ हंगामा हो गया है ग्राउंड पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है कि सीबीआई के अफसरों को या सीबीआई के ऑफिसर्स पर घेरा डाल दिया गया है या धावा बोल दिया गया है। आरोप यह है कि ये सब तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। आज सुबह ममता बनर्जी भी सीबीआई के ऑफिस पहुंच गई थी जब उनके करीब उनके कैबिनेट के 4 व्यक्तियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था नारदा सारदा स्कैम में। उसके बाद सीबीआई की ब्रीफिंग में भी ये कहा गया कि फिराद हकीम जैसे लीडर्स पर साफ उनके पास आरोप ही नहीं प्रमाण भी हैं कि उन्होंने ऑन टेप उन्होंने रिश्वत ली है। और अब जो है इस कार्रवाई सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, जहां पर पथराव हो रहा है, हंगामा हो रहा है। अब गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी अब ट्वीट किया है कि जिस तरह का माहौल हो रहा है उसको देखकर बहुत ज़्यादा चिंता जताई है। और उन्होंने आग्रह किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कि संविधान के नियमों का पालन हो और लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस तरह से ब्रेक डाउन ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ खास एक्शन नहीं लिया जा रहा है पुलिस और प्रशासन द्वारा, जिस तरह का वहाँ पर पथराव चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये गवर्नर जगदीप धनखड़ ने फिर से आग्रह किया है कि जिस तरह से वहां पर हंगामा चल रहा है, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, ये ना हो। कमलिका सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही है। कमलिका, ये क्या हो रहा है? सीबीआई के ऑफिसर्स पर पथराव ये कौन कर रहे हैं? क्या ये तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं? कमलिका नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप जरा बताएंगे कि ये क्या हो रहा है? सीबीआई के ऑफिसर्स पर पथराव कौन कर रहे हैं? देखिए, 2 मंत्री को उठाया गया है, एक विधायक को उठाया गया है। और खास करके तृणमूल कांग्रेस का ये लॉजिक है कि इतना ज्यादा मैंडेट में तृणमूल कांग्रेस सरकार चुन के आई है, उसके बावजूद भी जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है 2 मंत्रियों को, एक विधायक को, ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। और क्योंकि ममता बनर्जी खुद पहुंच गई है सीबीआई दफ्तर में, दफ्तर पहुंच जाने के बाद में वो खुद धरने पे बैठी है वहाँ पे, तो ये जो तृणमूल के समर्थक हैं वो वहाँ पे एजिटेशन कर रहे हैं और वहाँ पर ही ये ऐसा पथराव हुआ है। तृणमूल जो समर्थक है उनका ये मानना है, और यहाँ पे जो तृणमूल कांग्रेस का ये मानना है कि ये पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस दिखाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा ये जीत नहीं पाया बंगाल। और ये जो केस है ये 2016 का केस है, और उसमें इस तरीके से जो गिरफ्तारी की गई है, ये गिरफ्तारी पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस से की गई है। और इसीलिए जो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं वो वहाँ पे विरोध दिखा रहे हैं, और विरोध दिखाते ये ऐसा पथराव वहाँ पे हुआ है क्योंकि 2 बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत अहम मंत्रियों को उठाया गया है। जो एक फिराद हकीम है जो कलकत्ता के मेयर भी रह चुके हैं और वो जो मंत्री है, और दूसरा जो मंत्री है सुब्रत मुखर्जी, काफी सीनियर मिनिस्टर है, मदन मिश्रा जिसको पहले भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये, और ममता बनर्जी खुद वहाँ पे धरने पे बैठी है। ममता बनर्जी का ये कहना है कि कोई वारंट नहीं था, कोई वारंट के बावजूद इस तरीके से गिरफ्तार करना ये एकदम इलीगल है। पर सीबीआई की तरफ से इस पर टिप्पणी दे दी गई है कि 16/4/2017 को ही ये केस रजिस्टर हुआ था और उन्होंने अब चार्जशीट दर्ज की है और कहा कि उनके पास और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बाद उन्होंने ये काम किया है। और फिर उन्होंने कहा कि इनके साथ इन सारे एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जशीट भी दर्ज है। पर इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना और ममता बनर्जी का ये इस तरह से व्यवहार ग्राउंड पर ये कहकर कि ये वेंडेटा है, पर इसका प्रमाण क्या है? ममता बनर्जी तो एक पॉलिटिकल एलिगेशन लगा रही है, सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है और इस पर इन्वेस्टिगेशन कई समय से चल रहा है। आशिका, जब चुनाव से पहले इन्वेस्टिगेशन हो रहा था तब कहा गया कि चुनाव आ रहे हैं इसीलिए प्रेशर डाला जा रहा है। अब चुनाव खत्म हो गया तो इसके बाद 4 साल पुराना केस है, इस पर सीबीआई काम कर रही है। तो अब ये आरोप लग रहा है कि सेंटर की तरफ से झल्लाई हुई सेंटर है, क्योंकि बीजेपी है, क्योंकि हार गई चुनाव तो इसीलिए क्रैकडाउन कर रही है। लेकिन सीबीआई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तो साफ कहा है कि हमारे पास प्रमाण है। और 2017 में भी जब केस रजिस्टर हुआ था तब कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर हुआ था। और अब
दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। दिलीप घोष जी, आरोप ये लगा रहा है, ये लग रहा है कि ये वेंडेटा है बीजेपी के द्वारा, इसीलिए जो गिरफ्तारी हुई है सीबीआई की, जिस तरह से पथराव हो रहा है सीबीआई के ऑफिसर्स पर, आप क्या कहेंगे? देखिए, 5 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। कई नेताओं को पूछताछ की है, बार बार की है, और आज जो कार्रवाई हुई है वो भी कोर्ट के आदेश से और देख में। अब 3 साल पहले शारदा केस में ही टीएमसी सरकार ने उनके मंत्री आज जो अरेस्ट हुए हैं मदन मिश्रा, उनको अरेस्ट किया था, साल भर जेल में रहे। उनके जो प्रवक्ता है कुणाल घोष, उनको अरेस्ट किया था, वो भी जेल में रहे साल भर। तो उस समय जो अरेस्ट हुई राज्य सरकार ने की, उस पर कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ, कोई प्रतिहिंसा नहीं हुई। आज सीबीआई जब कर रही है तो उसका खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और रास्ता में जाम करके और अराजकता फैलाया जा रहा है। हाँ, अब गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी चिंता जताई है। उस तरफ ये कहा जा रहा है कि गवर्नर साहब की तरफ से सैंक्शन का जो प्रोसिक्यूशन मिला है, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिला है, ये बैड इन लॉ है, ये गलत है, और ये कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव हार गई, इसीलिए वो आप ये हथकंडे अपना रही है। आप क्या कहेंगे ऐसे आरोपों के लिए दिलीप जी? चुनाव को पहले भी कई लोगों को चिट्ठी मिली थी, बुलावा आया था। जो हमारे पार्टी में आए हैं लोग ऐसे भी हैं जो जाके अपना पक्ष रख के आए, लोग गए नहीं। चुनाव को पहले होने से बोले चुनाव है इसलिए कर रहे हो, चुनाव के बाद है तो बोले चुनाव के बाद हार गए इसलिए कर रहे हो। तो सीबीआई अपने ढंग से कार्रवाई करती है, और आज की बात नहीं है। हमारे नेता भी जब सत्ता में थे, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी जब गुजरात में सरकार में थे, होम मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, इनके साथ भी हुआ था। हमने कभी रास्ता मुतर करके सीबीआई के खिलाफ नारा नहीं लगाया, रास्ता नहीं था, हमने कानूनी लड़ाई लड़ी। जैसे 8-8 घंटा तक पूछताछ होता था, मोदी जी को बैठा कर मुंबई लेके गया था, और उससे और हम फिर अदालत से जीत के आए, निर्दोष साबित हुए। तो जिनको अदालत पर भरोसा नहीं है, संविधान पर, सुप्रीम कोर्ट पर, संसद पर भरोसा नहीं है, वो तो अराजकता ही बनाएंगे और रास्ता बंद करेंगे, जो मारपीट करेंगे, दंगा फसाद करेंगे। पर एक और ये है कि पिछली बार जब सीबीआई कार्रवाई करने आई थी तो उनको घेर लिया गया, पुलिस ने घेर लिया। आज जब सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सारा जो तथ्य रखा सामने, अब उनके वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच गई हैं, पथराव हो रहा है, इस तरह से अगर उनका आरोप यह है कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, आप क्या कहेंगे? जो ये कृत्य हो रहा है, जिस तरह से व्यवहार हो रहा है ग्राउंड पर, वो क्या डेमोक्रेसी है? नहीं, पिछले बार एक ऑफिसर को पूछताछ करने के लिए 12 ऑफिसर गए थे उनके घर, संडे था, और ये क्या पूछताछ करेंगे? पुलिस वाले इन 12 सीबीआई ऑफिसर को उठाकर थाने में बंद कर दिए, और वहां पे चीफ मिनिस्टर पहुंच गई थी उसको बचाव करने के लिए, और उसके लिए वो धरने में बैठी थी। और आज जो कि सुबह हो गया है, ये लोग उठे नहीं थे नींद से, उनको ले आए, आप रास्ता जाम करें। चीफ मिनिस्टर जाके वहाँ दफ्तर में बैठ गई है। तो एक चीफ मिनिस्टर जिनको कानून व्यवस्था संभालना चाहिए, वो अराजकता फैला रही है। जिनको कोर्ट का कार्रवाई मदद करना चाहिए, हाईकोर्ट से जाके गुहार लगाना चाहिए, वो जाके सीबीआई दफ्तर धरना दे रही है, लोगों को जमावड़ा करके लॉकडाउन का खिलाफ ये जो प्रदर्शन कर रही है, ये उनको शोभा नहीं देता है। लेकिन उनकी ये परंपरा रही है, उनकी कैरेक्टर ऐसी, पॉलिटिकल कैरेक्टर, हमेशा कानून के खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की है, और यही उनकी राजनीति है। आज चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, शपथ लेने के बाद भी वही काम करेंगे। दिलीप घोष जी मेरे साथ फोन पे रहिए। शौकत रॉय जी भी हमारे साथ हैं। शौकत जी, ये जो हम नजारा देख रहे हैं, गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा है कि ये ठीक नहीं है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उधर तृणमूल का आरोप है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है, ये बैड इन लॉ है, जिस तरह से ये कार्रवाई हो रही है। आप क्या कहेंगे? शौकत रॉय जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? शौकत राय जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के एमपी हैं शौकत जी, और शौकत राय जी से फोन पर फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिलीप घोष जी, ये जो नजारा अभी ग्राउंड पर देख रहे हैं, इसका क्या हल हो सकता है? क्या गवर्नर इस पर एक्शन ले सकते हैं? क्या बीजेपी अपील करेगी गवर्नर जगदीप धनखड़ से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को जरा इस पर कुछ करें, या जगदीप धनखड़ जो है वो सिर्फ ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी से गुहार लगाएंगे, क्योंकि उनके पास भी पावर्स हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं? हेलो दिलीप घोष जी,
हेलो शौकतो जी नमस्ते। क्या शौकतो जी नमस्ते, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जरा फिर से कोशिश करूंगा। शौकतो रॉय जी, शौकतो जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? शौकतो जी दिलीप घोष और शौकतो रॉय दोनों से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस फिलहाल आशिका हमारे साथ हैं। आशिका, ये क्या हो रहा है सीबीआई ऑफिस के सामने? मुख्यमंत्री खुद वहां धरना देने के लिए पहुंच गए। ये कोई तरीका है किसी सिचुएशन को हैंडल करने का? एक न्यायिक प्रक्रिया होती है, आप कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट्स है, कोर्ट्स में आप चैलेंज कर सकते हैं, पर जिस तरह से ये हो रहा है ये तो सरेआम गुंडागर्दी है, सरेआम सीबीआई को धमकाने डराने की कोशिश है, ऐसा आरोप लगा रही है बीजेपी। वहीं तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि ये पैड इन लॉ है, ये जानबूझकर पोल वेंडेटा है, लेकिन ये तो 4 साल पुराना केस है जिस पर कंटिन्यूअसली कार्रवाई होती आ रही है। आनंद, मैं आपका सवाल ठीक से सुन तो नहीं पाई हूँ, लेकिन सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं। वही जगह है निज़ाम पैलेस का गेट, जहाँ पर बाहर आप देख सकते हैं तृणमूल के झंडे लहराते हुए आपको दिखेंगे, और ये बैरिकेड पर बैरिकेड लगाया जा रहा है सेंट्रल फोर्सेस की तरफ से। यहीं पर ठीक अब से थोड़ी देर पहले पत्थरबाजी हुई थी, और अब करीब 3 घंटे का समय बीत चुका है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अंदर बनी हुई हैं और अंदर विजिटर्स रूम में 15वें तल्ले पर बैठी हुई हैं। पार्टी के जो नेता हैं वो एक कर बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये जो भीड़ है यहाँ पर, ये आनंद अब भी बनी हुई है और विरोध प्रदर्शन कई घंटों से यहाँ पर जारी है। पर ये तो एक तरह से सीधा डराने धमकाने वाली बात हुई आशिका, कि मुख्यमंत्री घुस जाए सीबीआई के ऑफिस में ये कहकर कि तुम किसी पर कार्रवाई नहीं कर सकते अगर वो मेरी पार्टी से जुड़े हैं। ये तो 4 साल पुराना केस है, इसकी एक न्यायिक प्रक्रिया होगी, इस केस को कोर्ट में लड़ना चाहिए। ये तो डराने धमकाने वाली बात हुई। इस तरह का व्यवहार क्यों कर रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी? देखिए, वहाँ पर सीधे तौर पर जो वकील हैं उनका कहना है कि ममता बनर्जी ने ये कहा है कि अगर मेरे मंत्रियों को आप पकड़ रहे हैं बिना जानकारी के तो मुझे भी गिरफ्तार कीजिए, और यही कहते हुए अभी वहाँ पर मौजूद है। और हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि जो 4 नेता हैं उनको गिरफ्तार कर चुकी है सीबीआई। कोशिश ये है कि पेपर प्रोडक्शन किया जाए कोर्ट में, ना कि उनको सशरीर ले जाया जाए, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखिए तो इस भीड़ को देखते हुए सीबीआई ये कोशिश कर रही है कि सशरीर जो नेता हैं उनको कोर्ट में न ले जाया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट के ऊपर अब निर्भर करता है, क्योंकि चार्जशीट तैयार कर ली गई है जिसे आज पेश किया जाएगा। तो चार्जशीट में ये तो साफ है कि ये जो 4 नेता हैं ये दोषी ठहराए गए हैं, लेकिन क्या आरोप इनके ऊपर हैं वो देखते हुए कोर्ट निर्णय लेगी। और अगर जेल जाना पड़ता है तो जाहिर है कि 48 घंटों के भीतर आनंद मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा या उससे बर्खास्त किए जाएंगे। तो विशेष तौर पर फिरहाद हकीम और सुब्रतो मुखर्जी, उन पर गाज गिर सकती है। अगर जेल गए तो मंत्री पद भी हाथ से जाता नजर आ रहा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी हैं शुभाशीष चक्रवर्ती, उन्होंने एएनआई को कहा है कि ये जो हियरिंग होगी वो वर्चुअल हियरिंग होगी, यानी कि सशरीर इनको लेकर नहीं जाना पड़ेगा कोर्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी इन मंत्रियों का संरक्षण क्यों कर रही है? ममता बनर्जी के पास कोई खास तथ्य है या प्रूफ है कि ये सारे मंत्री जो हैं निर्दोष हैं? क्योंकि सीबीआई ने कहा है कि उनके पास प्रमाण ये है कि इन लोगों में से खासकर फिरहाद हकीम जो है वो ऑन कैमरा वीडियो में पाए गए रिश्वत लेते हुए, और कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ही 16 अप्रैल 2017 को केस फाइल किया गया था और जिसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। तो ममता बनर्जी उन लोगों का संरक्षण क्यों कर रही है, जबकि उन्होंने बंगाल से वादा किया है कि करप्शन नहीं होगा और वो किसी ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं देगी जिसने कटमनी या करप्शन किया हो?
तो अगर ये चारों निर्दोष हैं तो फिर इनके साथ तो एक न्यायिक प्रक्रिया है संविधान के अंतर्गत, उसको फॉलो करने की जरूरत है। अगर ममता बनर्जी आज खड़े होकर यहाँ पर सीबीआई के ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये सारे मंत्री हमारे संरक्षण में हैं, और कल अगर इनके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं तो क्या वो मानेंगी कि उन्होंने उनके कहने पर इन्होंने ये हरकत की? अपने आप को बहुत ही डेंजरस पोजीशन में नहीं डाल रही ममता बनर्जी? देखिए आनंद, ममता बनर्जी की जहाँ तक बात है, शुरू से आरोप लगाती रही हैं, बीजेपी पर आरोप लगाती रही हैं कि पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत बीजेपी ये जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल अभी अंदर बनी हुई है ममता बनर्जी, और तस्वीर यहाँ की मैं आपको एक बार फिर दिखाऊँ। उधर वो पूरी तरह खचाखच टीएमसी के समर्थकों से भरा हुआ नजर आएगा। थोड़ी देर पहले कई बार ये लोग बैरिकेड तोड़कर, दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर चुके हैं, पत्थरबाजी कर चुके हैं, और अब यहाँ पर जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। जो फोर्सेस हैं, मैं उनकी तस्वीरें एक बार आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी आनंद। महिला पुलिस भी है, और यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। जी, ये जो तस्वीरें आ रही हैं ये इनको संज्ञान में लेते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी ट्वीट किया और कहा है कि पुलिस और प्रशासन कहाँ है? ममता बनर्जी ये इसकी अनुमति क्यों दे रही हैं? ये तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ब्रेकडाउन है। वहीं अखाड़ा में वक्त हो चला एक ब्रेक का, पर ब्रेक में जाते जाते मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंह भी, जो कि कई बार ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के लिए कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कई सारे हाईकोर्ट्स में भी केसेस में कर चुके हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, देखिए, नंबर 1 मुकुल रॉय, नंबर 2 सुब्रता मुखर्जी, नंबर 3 सोवन चैटर्जी, नंबर 4 शुभेंदु अधिकारी, नंबर 5 फिराद हकीम, नंबर 6 शंकुदेव पांडा और नंबर 7 मदन मित्रा, ये सब उस वीडियो में दिखाई दिए हैं जिसके बेसिस पर ये केस चल रहा है, और नारदा स्टिंग और नारदा स्कैम पर तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पर कह रहे हैं कि किसको डिटेन किया गया और किसको नहीं, ये सब दिख रहा है। जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया उनको साफ कर दिया गया है, उनको वॉश कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया है, और जो तृणमूल में है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये आरोप लगा रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वरिष्ठ वकील और कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।